हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शैलेंद्र है और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें, लेकिन अगर आप फिर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ट्रिपलिंग फिजिक्स आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पर भी पेज है, उस पर भी जा सकते हैं। दोनों पर ही सारे नोट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल कराई गई हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको जितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है सब आपको मिलेगी, जितने पेजेस चाहिए उतने मिलेंगे, जितनी प्रैक्टिस शीट चाहिए उतनी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको वहां तक जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, आपको टेलीग्राम तक आना पड़ेगा। तो आप वहां से सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मुझे भी अंदर से भावना आती है कि हाँ भाई, आप इंटरेस्टेड हैं और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। फिर से कहा है कि एग्ज़ाम होंगे और बहुत जल्दी होंगे, इसलिए आप तैयारी अपनी निरंतर बनाए रखिए। क्योंकि जेईई ने अपना निकाल दिया है, तो इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि एग्ज़ाम्स होंगे। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कल के टॉपिक की भी बात कर लेते हैं। कल क्या पढ़ा था? कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। किस पर? बायोट-सावर्त लॉ पर। बायो-सावर्त लॉ कहते हैं। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद हो। बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखिए अंदर ऐसे रिंग विंग के क्वेश्चन बनाए थे, ट्रायंगल वाला भी एक क्वेश्चन किया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पुराने वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। आज हमारा एक नया टॉपिक है, इसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और इसी को हम स्टार्ट करेंगे कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता क्या है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, देखते हैं कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता क्या है और ये किस चीज से रिलेट करता है, किस चीज के बारे में बताता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जरा देखते हैं कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपसे क्या बात कह रहा है। देखिए, पहली बात, अगर मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की बात करें तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्यों, क्या कारण है। अगर आपको पता हो, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको टेक्निकल जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी KQ/R², और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहें तो इसको तो निकाल ही पा रहे थे। एक और तरीका था जिससे हमने गॉस लॉ से भी निकाला था, और आपको याद हो गॉस लॉ के थ्रू भी निकाला था हमने, E = KQ/R², ऐसे हमने निकाल के बताया था। तो मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ आराम से लगाया जा सकता है, लेकिन हम गॉस लॉ लगाते नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ से निकालना कभी कभी थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, पर हम कहें कि तो आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे ही हमारा मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, ये जो चुंबकत्व का जो चैप्टर है, इसके अंदर भी हम मैग्नेटिक फील्ड उससे भी निकाल सकते हैं। किससे? बायो-सावर्त लॉ से, जिसके लिए हमने वैल्यू लिखी थी μ0/4π आइडियल sin θ/r²। इससे आप कहीं भी निकाल सकते हो, बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एक और लॉ दे दिया गया जिससे भी आप मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल सकते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि चाहे तो आप बायो-सावर्त लॉ लगाएं या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएं, किसी भी एक लॉ का उपयोग कर लें। पर इस लॉ के साथ थोड़ी दिक्कत है, इसको अगर लगाने बैठेंगे तो अगर क्वेश्चंस में कहीं अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाए, वही क्वेश्चन बायो-सावर्त लॉ से जल्दी सॉल्व हो जाए। इसीलिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का हम कम यूज करते हैं, परंतु हाँ यूज कर सकते हैं। अब एप्लीकेबल कहाँ होता है, कहाँ लगा सकते हैं? हर जगह लगा सकते हैं, परंतु हर जगह इजीली आंसर आ जाए ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कई जगह कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाए, पर लगा हर जगह सकते हैं, यानी हर एक जगह पर एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्या? ये बेसिकली इट इज अनदर मेथड, ये एक दूसरा अनदर मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने का एक और तरीका है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, परंतु फिर भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि क्या है, एक और तरीका है। क्या चीज पता लगाने का? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को पता लगाने का। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को बेटा पता लगाने का ये एक और नया तरीका है, ठीक है। लेकिन बेसिक तरीका क्या था जिससे हम अभी तक निकालते आ रहे थे? उसका नाम था बायो-सावर्त लॉ। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि कुछ नई बात कर रहे हैं एम्पियर साहब, डॉक्टर एम्पियर जो भी हैं आपके साहब, ये कुछ अलग बात नहीं कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं जो बायो-सावर्त लॉ ने की है, बस कुछ अलग तरीके से।
पर बेसिक्स वही है। अगर आप बेसिक निकालना चाहें तो बायो सवर्ट लॉ से आप किसी भी चीज़ में एप्लीकेबल कर सकते हैं। बायो सवर्ट लॉ भी उतना ही आसान है, जिससे हमने अभी कल के टर्म पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के, वायर्स वगैरह पे, है ना। चलिए, इतनी बार तो हमने कर ही ली थी। अब ये बायो सवर्ट लॉ कहता है, ये एम्पियर सर्किट लॉ कहता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ बेसिकली है क्या? अगर मैं इस लॉ की बात करूं तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा बी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट आई, ये पढ़ा होगा। मैं गलत नहीं कहता, ये एम्पियर सर्किट लॉ बिल्कुल सही है। बी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट आई है, क्योंकि हमने भी किताबों में पढ़ रखा है, लेकिन रट्टा तो हम मार ही लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो हमने पढ़ तो लिया है बी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट आई, लेकिन लगाते कैसे हैं ये हमें नहीं पता। यही आपकी बात मैं सही कह रहा हूं, हमें नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन इस पे भी करेंगे हम, है ना। पहली बात, ये आई को मैं आई ना लिखते हुए एक नाम से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं आई इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। किसके अंदर, ये हम अभी बात कर लेंगे। अब ये बी डॉट डी एल है तो डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कॉस थीटा होने वाला है, यानी बी डी एल कॉस थीटा होने वाला है, हमें पता है, ठीक है। अब थीटा क्या है, अभी हमें थीटा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि लगाते कैसे हैं। बात देखना, मान लो कि कोई करंट है। कैसे करंट है, एक है, ये मैंने क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस का मतलब कल बताया था कि अगर मैं किसी के आगे क्रॉस लगा दूं तो इसका मतलब होता है किसी के अंदर जाने वाला या कोई चीज अंदर जा रही हो। डॉट लगाने का मतलब होता है आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ आने वाली चीज। ये क्या है, करंट है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, करंट है मतलब एक वायर है जो ऐसा है, ऐसा है, और करंट कहां आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। यानी करंट कहां आ रहा है, आपकी तरफ नहीं, क्रॉस आ रहा है ना। क्रॉस मतलब क्या हुआ, करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। हमने कहा ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट अंदर जा रहा है। अब पूछा इस वायर से कुछ दूरी पर, हमने कहा इस दूरी पर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। मेरी बात समझ रहे हो, क्वेश्चन इतना सा है। अगर मैं इस वायर के इधर पे निकालना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि भैया ऐसी है। ठीक है मेरी बात। करंट वायर तो कैसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, सामने से भी, आपको सामने से पकड़ा दूं और बोल दूं भैया करंट का जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। करंट अगर अंदर जा रहा है, धारा मतलब अंदर जा रही है, तो इस वायर की, जो वायर दिख रहा है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, इससे कुछ दूरी पर पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब क्या करेंगे, अगर ये पी पॉइंट है तो मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट पे एक धागा बांध लूंगा और उस धागे को ऐसे घुमा दूंगा गोल। मेरी बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे हो तो दोबारा समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला अगर मान लो ये वायर है, तो वायर के आगे हमें इतनी दूरी पे निकालना है, ये दूरी है, तो मैं क्या करूंगा, इस दूरी पे धागा बांधकर इसको ऐसे गोल घुमा दूंगा। तो सोचना, अगर मैं इसको गोल घुमा दूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन ज्यादा है आज के चैप्टर में। चलो, हमने कहा ठीक है, अंदर कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो अगर वायर के अंदर करंट जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसकी कुछ दूरी पे निकालना है। तो इस दूरी पे मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया, उतनी ही दूरी के चारों तरफ, उतनी ही दूरी पे एक चारों तरफ सर्कल बन गया। अगर एक सर्कल बन गया तो इस तरह का होगा। अब ये भैया सर्कल है, एक बात समझना, जब हम गॉस लॉ बनाते थे, जब हम गॉस लॉ करते थे, तो गॉस लॉ में हम क्या बनाते थे, एक स्फीयर बनाते थे। स्फीयर मतलब क्या बनाते थे, स्फीयर, जिसको हम क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर कहते थे। याद हुआ आपको? नहीं है याद तो याद जरूर करें। लेकिन जब हम एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं तो यहां पर ये सर्कल नहीं होता है, यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ रिंग होती है, या फिर मैं कह सकता हूं ये सिर्फ क्या होता है, लूप होता है। ये कोई गोला है, ये कोई पूरा चारों तरफ गोला नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक पतली सी रिंग है। ये इसके चारों तरफ क्या है, इस वायर के चारों तरफ क्या है, एक रिंग है बस, है ना। ये वायर अगर ऐसा होता कि करंट ऐसा जा रहा होता तो ये रिंग कैसे बनती, ऐसे में बनती, यहां से ऐसे, ऐसी ही रिंग है ना। इसको मैंने सामने से देख लिया, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। अगर एम्पियर सर्किट लॉ के लिए करंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी हम करंट एक ही मानकर चल रहे हैं। पर मैं आपको बता दूंगा, अगर आप नीट वगैरह के पेपर या आईआईटी जेईई वगैरह के पेपर देते हैं तो हो सकता है आपको दो भी देखने को मिल जाए, परंतु अभी आपको करंट एक ही देखने को मिलेगा, आपके लिए एग्जाम के लिए ईजी।
पर मैं समझा जरूर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात करें तो अंगूठा लिया, अंगूठे को मैंने कहा रखा अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ से अपनी उंगलियां घुमाई, और उंगलियां घुमाई तो ये देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है। अभी मैं बना देता हूं, लिख भी दूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मेरी बात समझना बेटा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, आ रही ना बात समझ में, ये हमने अंगूठा लिया, अंगूठे को यहां रखा, फिंगर को कर्ल किया, अगर फिंगर को मोड़ा तो जहां फिंगर मुड़ेंगी वहां क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी। तो ये क्या हुई, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा हुई। पिछले टर्न पे मैंने आपको एक चीज और कही थी, चलिए ये तो हो गई। और मान लीजिए इसमें करंट भी जो फ्लो कर रहा है वो क्या फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। करंट भी कैसे फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन, मान लो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर बी भी इसी डायरेक्शन में, आई भी, तो अभी तो हमने मान लिया कि आई इसी डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। एलिमेंट काटें तो ये होगा छोटा सा एलिमेंट डीएल। अब अगर डीएल की डायरेक्शन की बात करूं कि डीएल की डायरेक्शन कहां होती है, तो आप पिछला लेक्चर देखिएगा, मैंने आपसे कहा था जहां आई की डायरेक्शन होती है, जहां धारा की दिशा होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, वहीं डीएल की डायरेक्शन होती है। मतलब अगर मैं डीएल की डायरेक्शन लिखूं छोटे से पार्ट की, तो कहां होगी, यहां की तरफ होगी। बी की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। कैसी, बी की डायरेक्शन भी यही है, बी की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि बी और डी डेल का, इन दोनों का जो एंगल बनकर आ रहा है वो कितना बन रहा है, यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 0 डिग्री बन रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बन रही है, तो अगर मैं इस केस में लिए आंसर लिखूं तो मेरा कितना होगा, मैं इसको लिख सकता हूं बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 0 हो गया, इंटीग्रेशन था, बराबर क्या लिखा, म्यू नॉट आई। आई कुछ भी हो सकता है 1 एम्पियर बोल दे, 2 एम्पियर बोल दे, 5 एम्पियर करंट बोल दे, कुछ भी बोल दे। अब मुझे अगर निकालना है तो मैंने लिखा बी, बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब मैंने लिखा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये भी हो गया। अब बचा क्या अंदर, डीएल, डीएल के साथ हमने क्या कर दिया, म्यू नॉट आई कर दिया। आई क्या है, अंदर का, इनसाइड। डीएल किसके बराबर है, अगर मैं बोलूं टोटल डीएल किसके बराबर होगा, तो ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा बी इंटू 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहां से यहां तक की पी पॉइंट की दूरी भी बतानी पड़ेगी ना कितनी है, तो आपने लेट अस सपोज आर, दूरी दे रखी है आर, तो आपने बी डॉट 2 पाई आर इक्वल टू क्या लिख दिया, म्यू नॉट आई। अंदर करंट कितना है, म्यू नॉट आई है। और अगर मुझे यहां से बी निकालना होता तो बी बराबर क्या लिख देता, बी बराबर सीधे सीधे लिख देता है इसकी वैल्यू। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत हो, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं लिख देता तो इस तरीके लिख देता, ठीक है। हमने लिखा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे म्यू नॉट बाय 2 पाई, ये हो जाएगा नीचे, और म्यू नॉट बाय 2 पाई ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, और इसकी बात करेंगे तो नीचे ही आर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपॉन आई बाय आर, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसको और लिखने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2 आई बाय आर, ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसा आप लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत हो, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे कभी भी निकालना है, कहीं पर भी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ निकालने के लिए बस हम इतना सा एक छोटा सा काम कर देंगे, और इसी तरीके से हमारा कोई भी रिलेशन निकल कर आ जाएगा किसी भी पॉइंट पर। इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मिटा दो इसको। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए पहली बात तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, थीटा की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम चीजों को बता पाएंगे कि बी डॉट डीएल का हम क्या हुआ। तो सबसे पहले आई करंट की डायरेक्शन डीएल ड्रॉ कर दिया, बी की डायरेक्शन आप निकाल पाओगे, बी डॉट डीएल कर दिया बराबर म्यू नॉट आई लिख दिया, आई इस तरीके से करंट है और इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया है। बस इतना सा काम किया है और हमने कुछ भी काम नहीं किया है। इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डायरेक्टली भी निकाल ली थी और चाहे तो हम
इससे भी निकाल सकते हैं, तो इससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, ठीक है, बता दूं। अगली बात करते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो बेटा, तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको याद हो तो हमारी वैल्यू यही निकल कर आई थी, आपको याद हो। आप ये मत समझना सर्कल का सेंटर है भाई, ये क्या है, सर्कल का सेंटर नहीं है। इस फिगर को अगर मैं टेढ़ा कर दूं, ये जो ऐसे आपको सामने दिख रहा है, इसको अगर मैं टेढ़ा कर दूं तो ये वही वाला तो फिगर है जो ऐसा होता था। ये क्या जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये क्या जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो यही तो है। वायर आपके पास कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है वायर, और उसके चारों तरफ, चारों तरफ मतलब किसी भी एक बिंदु पर दूर, तो ये था मेरा एक बिंदु, यहीं पर यही बिंदु तो है। ये दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम है, तो यही तो फिगर है। तो आपने लगा यहां से आप क्या करते थे, एक पॉइंट बनाते थे, यहां से थीटा वन लिखते थे, यहां से फाई वन लिखते थे, फाई वन लिखते थे आप 90 डिग्री, फाई टू लिखते थे आप 90 डिग्री, और इन दोनों के बाद जब वैल्यू निकाल के लेते थे तो पी पॉइंट पर बायो सवर्ट लॉ से वैल्यू निकल कर आती थी डायरेक्टली म्यू नॉट बाय, आप निकल कर आती थी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसी तरीके से वैल्यू निकलती थी। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, कल भी मैंने आपको कराया था कि इनफाइनाइट वायर होगा तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। फॉर्मूला भी हमने लिखा था, आपको याद ही होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। इस तरीके से मैंने वैल्यूज को भी लिख दिया था, तो मुझे याद ही होगा। इस तरीके से मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये लिख दिया था, और इसी से हमने वैल्यू लिखी थी साइन फाई वन और साइन फाई टू को 90 डिग्री। तो चाहे तो हम इसको यही लिख दें, चाहे हम एम्पियर सर्किट लॉ से निकाल लें, चाहे हम उससे निकाल लें, बात एक ही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बायो सवर्ट लॉ से थोड़ा ईजी पड़ती हैं चीजें। इस तरीके से हम एम्पियर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए भाई थोड़ा सा थ्योरी भी है, पर एम्पियर सर्किट लॉ कहां पे लगाना फायदेमंद होगा। देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये सबसे ज्यादा उपयोगी, एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह लगाया जा सकता है, हर जगह लगाया जा सकता है। लेकिन आप कहां पर इसे लगाएं, बट इट इज यूजफुल, कहां पर यह लगाना इजी होगा, बट इट इज यूजफुल, कहां लगाना इसका इजी होगा वो हमें देखना है। बट इट इज यूजफुल, कहां यूजफुल होगा, तो पहला पॉइंट वहां पर यूजफुल होगा जहां पर बी इज टेंजेंशियल, बी इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ। वहां पर लगाना बेटा इजी होगा जहां पर बी क्या होगा, टेंजेंशियल टू लेंथ होगा, तभी हमें लगाना इजी होगा। देखिए 3 जगह पर हम इसे लगा सकते हैं जहां पर एम्पियर सर्किट लॉ से इजीली आंसर निकल पाएगा। कहां कहां पर मैं आपको बता रहा हूं। इस एक तो इसी वाले केस में हमारा बहुत इजीली आंसर निकला, जहां पर बी क्या होता है, टेंजेंशियल होता है लेंथ के। लेंथ क्या है डीएल, और डीएल के ये क्या है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल तो है, दोनों एक ही लाइन में, तो टेंजेंशियल है। एक तो इस केस में होता है, इसका मतलब ये हुआ जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है। बताइए कोई दिक्कत हो, है ना, ठीक है ना। अगर थीटा 0 होगा तो मुझे पता है मेरे को बी डॉट डी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हम cos 0 पुट कर देंगे, है ना, इसको बराबर होता ही है म्यू नॉट आई। ऐसे केस में अगर आप लगाएंगे तो इसका आंसर बहुत अच्छे से यूजफुल तरीके से निकल कर आएगा, है ना। सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड कहां पर, जहां पर बी इज नॉर्मल टू लेंथ, जहां पर बी जो होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसकी वैल्यू अगर लंबाई के लेंथ के परपेंडिकुलर निकलती है, ऐसे किसी केस में, यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल है, जैसे यही वाला सर्कल है, यहां पर मान लेते हैं डीएल ये है, और मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ये निकल कर आ गया। अगर ऐसा कोई केस बने जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री हो जाए, ऐसे केस में भी निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि यहां पर बी डॉट डीएल को हम लिख सकेंगे बी डीएल, यहां पे लिख देंगे बी डीएल cos 90, और इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक तो इस जगह हमारा निकालना इजी हो सकता है, और तीसरा एम्पियर सर्किट लॉ को हम कहां लगाएं, तीसरा एम्पियर सर्किट लॉ को कहां लगाएं, जहां पर बी 0 ही हो सीधे सीधे, यानी थर्ड जहां बी खत्म हो रहा हो, वेयर बी वेनिशेस, मतलब जहां वी खत्म हो जाए, वी खत्म हो जाए, बी खत्म हो जाने का मतलब ये हुआ, तो वहां पर भी सीधे सीधे क्या होगा बी डॉट डीएल करेंगे,
कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी रही हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 3 केस होते हैं जहां पर आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो आपके आंसर सबसे बढ़िया तरीके से निकलेंगे। अगर आप अपनी 11th और 12th की बुक्स को सॉल्व करते हैं तो आपको यही एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। इन एग्जाम्पल्स को करके आप इजीली एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं। कोई और एंगल होता तो बहुत बड़ी दिक्कत होती और उसमें आपकी कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाती कि आपको सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती। इसलिए एम्पियर सर्किट लॉ को यहीं लगाएं, तभी हमारा यूजफुल आंसर निकलेगा और हमारा बहुत अच्छे आंसर्स निकल कर आएंगे। ये मेरी चीज है, इस तरीके से हम एम्पियर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। आई इनसाइड का मतलब ये हुआ कि इस जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। वहां पर हमारा सरफेस इंटीग्रल था, याद हो आपको गॉस लॉ में। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये क्या है, सिंपल सी एक लाइन से लाइन इंटीग्रल कहते हैं इसको, लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो ये क्या है, मेरा लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल किया पूरे लाइन का, तो पूरे लाइन का इंटीग्रल करने के बाद ये हो गया, डीएल को हमने 2πr लिख दिया, इसको म्यू नॉट आई इनसाइड, अंदर कौन सा आई है, सिर्फ ये है, तो इस तरीके से हमने वैल्यू इसको लिख दिया। यही मेरा लिखने का तरीका है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मिटा दूं इसको, ठीक है, आया समझ एम्पियर सर्किट लॉ। एक ही करंट वाले आपके एग्जाम में, तो एक ही करंट वाले आएंगे, पर आप बहुत ज़्यादा आईआईटी एडवांस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा करंट भी देखने को मिल जाए। वो भी बहुत मुश्किल नहीं होता है, करना बहुत आसान है, पर मैं आपको बस बता रहा हूं। चलिए, हमने कहा ठीक है। अब की बार एक वायर है और इस वायर से करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। अब की बार एक वायर है जिससे करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। वायर कितना लंबा है, इन्फिनिटी तक। तो हमने कहा इस वायर के कुछ दूरी पर, हमने बोला इस वायर से कुछ दूरी पर हमने क्या बोल दिया, किस वायर से कुछ दूरी पर हमें निकालना है क्या, पी पॉइंट। अब पी पॉइंट पे निकालना है, तो ये अगर पी पॉइंट मान लूं तो ये पी पॉइंट को मैं क्या करूंगा, सर्कल बना दूंगा। इस सर्कल का यहां पर क्या बना दूंगा, सर्कल बना दूंगा इस वायर के अलावा। तो मेरे से ये बोला गया कि इस पी पॉइंट के पे निकालिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम, ये जो वायर है, वायर के चारों तरफ एक सर्कल बना दो। हमने कहा ठीक है, बहुत आसानी से सर्कल बन गया, ठीक है। अब अगर सर्कल बन गया तो मान लीजिए करंट कहां फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। एक करंट का कंसीडरेशन कर लिया कि मान लीजिए 8 फ्लो है, ठीक है। दूसरी बात, एक करंट ये फ्लो कर रहा है, मैंने कह दिया एक I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक करंट और बोल दिया मैंने, क्या, I2 कर दिया। ये दोनों करंट बहुत पास पास है, परंतु फिर भी लगभग वही दूरी है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ये बहुत डिफिकल्टी वाली सिचुएशन है। हमने कहा ऐसे कर दिया। तो अब मेरी बात समझना कि अगर मैं करंट की बात करूं तो कितना लूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट काटूंगा, डीएल। डीएल की डायरेक्शन ये रही। अब अगर मैं बी की डायरेक्शन की बात करूं तो एक की बी की वजह से बी की डायरेक्शन ये होगी, एक की वजह से बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन को कंसीडर कर लूं, चाहे मैं 0 पुटअप कर लूं या 180 पुटअप कर लूं, आंसर तो सेम ही आना है। तो मान लीजिए मेरे पास डायरेक्शन निकल कर आई है, एक बड़े वाला कोई करंट मान लिया I1। I1 मान लेते हैं, क्वेश्चन में बोल भी दिया गया कि I1 जो है वो ग्रेटर है किससे, I2 से। अब मुझे अगर वैल्यू निकालनी होती तो मैं कैसे निकालता, मैं पूरे का लाइन इंटीग्रल करता, ये लिखता बी डीएल, ये क्या होता cos 0 लिखता, इसके बाद वैल्यू लिख देता म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या हुआ, अब की बार 2 करंट हो गए, तो मैं इसको लिखता बी cos 0 हो जाता 1, ये हो जाता इंटीग्रल ऑफ डीएल इक्वल्स टू, लिखता ये लिखता म्यू नॉट, इस आई की बार क्या लिखता मैं, अब की बार आई की बात करें तो I1 बड़ा है, तो यहाँ पर I1 वेक्टर माइनस I2, ये वैल्यू निकल कर आ जाती। इस तरीके से हम इसको वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो कैसे लिख देंगे, I1 माइनस I2 की तरफ लिख देंगे, दोनों वेक्टर्स अपोजिट। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो अगर एम्पियर सर्किट लॉ में एक से ज्यादा करंट होते तो वो ऐसे सॉल्व होते, परंतु ऐसा कोई केस बनता नहीं है, परंतु हम पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं भाई, चलो। चलो, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका था। अगला हमारे पास जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है सोलोनॉइड। धारावाही लूप है, ये धारावाही लूप है ना, परिनालिका वगैरह भी बोलते हैं। सोलोनॉइड,
है ना, परिनालिका भी लिख सकते हो, है ना। हमने कहा सोलोनॉइड होता क्या है, बेसिकली सोलोनॉइड होता क्या है। देखिए सोलोनॉइड बेसिकली होता क्या है, ये वायर्स है। वायर्स मतलब क्या हुआ है, तार है। बचपन में अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया हो चुंबक बनाने का, तो ये चुंबक बनाने वाला जैसे एक्सपेरिमेंट है। चुंबक बनती कैसे है, अब मेरी बात समझना, कैसे बनाते हैं हम सोलोनॉइड। सोलोनॉइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझ रहे हो, जो कंडक्ट नहीं करता। कंडक्ट नहीं करता मतलब जैसे कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जानते हो, है ना, पेपर पेपर का पुट्ठे का बनता है कार्डबोर्ड। नॉन कंडक्टिंग कुछ भी लिया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं कॉपर का और इसके ऊपर लपेटना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर लपेटना स्टार्ट करते हैं। लपेटना मतलब कैसे, ऐसे, ये जाएगा पीछे, पीछे से घूमकर आएगा, ये जाएगा फिर से पीछे, फिर से पीछे से घूमकर आएगा, फिर जाएगा ये पीछे, फिर से घूमकर जाएगा, फिर जाएगा ये पीछे, फिर से घूमकर जाएगा, फिर जाएगा ये पीछे, फिर से घूमकर जाएगा, फिर से जाएगा पीछे, और फिर से जाएगा, फिर से जाएगा। ये हो गया मेरा सोलोनॉइड। एक वायर जो इसके पीछे से आ रहा है उसको यहां लिया, एक वायर जो उसके पीछे से घूमकर आएगा उसके लिए ले लिया। इन दोनों वायरों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सोलोनॉइड बन गया। क्या बन गया, सोलोनॉइड बन गया। अब ठीक है, हमने बात मान ली, क्या हुआ, सोलोनॉइड। अंदर क्या है, अंदर बेस है। किसका है बेस, नॉन कंडक्टिंग सरफेस। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्ट नहीं करता, चालक नहीं होता, ऐसा कोई भी सरफेस लिया जा सकता है। तो क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। ना बनाए तब अच्छा है। अगर आप अपनी किताबों में देखेंगे तो इस किताब में अगर इस फिगर की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। अगर आप बुक्स की में देखेंगे तो बुक्स में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख रहा है ना फिगर, बहुत दूर दूर बना दिया। अगर बुक में देखोगे तो ये बुक में आपको फिगर ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर आप ऐसे ही बना सकते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके बीच में होता क्या है। तो बेसिकली हवा में अगर ऐसे तार तो लिपटा रखा नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक सपोर्ट देने के लिए एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस डाल देते हैं। दोनों ही चीजें क्या है, सोलोनॉइड है। मैं इसके थ्रू बता रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, बाकी कोई बात नहीं है, दोनों ही एक ही बातें हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये दोनों चीजें बनी। तो ये क्या है, मेरे सोलोनॉइड है। अब क्या होता है, करंट फ्लो कराते हैं। करंट कैसे, मान लीजिए करंट इस वाले में लाइन में यहां गया, आई, और ऐसे ये नीचे से, अरे यहां पर क्या कर दिया। अब मेरी बात समझना, करंट यहां से निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है, निकल रहा है, यहां से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, और करंट यहां का अंदर जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, यहां से निकल रहा है करंट, यहां से निकलता है और यहां का जाता है, अंदर जाता है। यहां से निकलता है करंट, यहां से क्या जाता है, अंदर जाता है। यहां से निकलता है करंट, यहां अंदर जाता है। यहां से निकलता है करंट, यहां से अंदर जाता है। यहां से निकलता है करंट और यहां से अंदर जाता है। मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप फिगर को देखो तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर से सारे करंट निकल रहे हैं और नीचे की तरफ सारे करंट जा रहे हैं। ऊपर से सारे करंट निकल रहे हैं, नीचे से सारे करंट जा रहे हैं। सोलोनॉइड ऐसा कुछ हिस्सा है, ठीक है। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि 12वीं क्लास की किताबों में पढ़ना जरूरी था, बट हमने जैसे तैसे अपना टाइम पास कर लिया। पर अब यहां आके थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, यहां से भी बनाओ, ये छोड़ के दिया, चलिए। हमने कहा ठीक है। तो ये क्या है, सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड मतलब क्या होता है, लूप होते हैं, लूप ऑफ एन टर्न्स। एन टर्न्स मतलब खूब सारे टर्न्स, एन टर्न्स के लूप होते हैं, लूप ऑफ एन टर्न्स। स्मॉल एम यूज किया है, इसका मैं मतलब बताऊंगा क्या होता है। लूप ऑफ एन टर्न्स होते हैं, लूप ऑफ एन टर्न्स कैरिंग करंट। और क्या प्रवाह होता है इसमें, धारा का प्रवाह हो रहा होता है। यानी लूप ऑफ एन टर्न्स होते हैं और ये क्या होते हैं, करंट का प्रवाह कर रहे होते हैं लगातार, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो लूप ऑफ एन टर्न्स कैरिंग करंट। हमने कहा ठीक है। अब दो तरह के सोलोनॉइड माने जाते हैं। अगर मैं आइडियल सोलोनॉइड की बात करूं तो आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श। दोनों के केस में आंसर अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चाहूंगा आइडियल का मतलब क्या होता है। आइडियल का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपने बोला सर इनफाइनाइट लंबाई तो हो नहीं सकती, हो तो नहीं सकती, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो बीच का हिस्सा है, मेरी बात समझना, ये जो सिलेंडर बन रहा है, इसके अंदर जो सिलेंडर बन रहा है, या ये मान लो कि जो गोल गोल सर्कल बनेंगे, गोल गोल सर्कल बनेंगे, ये सिलेंडर की तरह हो जाएंगे। तो सिलेंडर का जो बीच में से एक्सिस से इसकी दूरी है, इसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं आर।
इसको क्या मान लिया हमने, आर। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, इसको क्या मान लिया हमने, आर, इसकी दूरी। इस सिलेंडर की लंबाई या इस लूप की टोटल लंबाई कितनी है, एल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आर हो गया। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल एन लिखा है। नंबर ऑफ टर्न्स का मैं मतलब बता दूंगा क्या है। ये एक्चुअली में नंबर ऑफ टर्न्स जो एन है, इस एन को हम कुछ और नाम देते हैं, लेकिन इनफाइनाइट अभी तो मान लेते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि आर इज वेरी स्मॉल, आर या वेरी स्मॉल, रेडियस बहुत छोटा लिख दो, या इसको बोल दो डायमीटर इज वेरी स्मॉल, एक ही बात है। तो डायमीटर जो होता है इज वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत पतला हो जाएगा, अगर ये बहुत पतला हो जाएगा तो अंदर से एक छोटे से पॉइंट से देखने पर ये लगेगा ये बहुत लंबा है। तो ये क्या करते हैं हम, इनफाइनाइट दिखाने के लिए, दिखता है, होता तो है नहीं इनफाइनाइट। तो डायमीटर इज वेरी स्मॉल। अगर आप डायमीटर को या त्रिज्या को या व्यास को बहुत छोटा कर दोगे तो ऐसे केस में हमारा ये इन्फिनिटी की तरह कंसीडर होगा, तो माना जाएगा ये अनंत है। आइडियल होता है एक तो, और एक होता है मेरे पास नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का केस ये हुआ जिसमें आपका आदर्श नहीं होता, यानी डायमीटर कंसीडरेबल होता है। कंसीडरेबल का मतलब ये हुआ जहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडरेबल है। दोनों ही आपकी किताबों में है, बस इतनी सी बात है। तो दो तरह के सोलेनॉइड होते हैं। अगर पेपर में दे नहीं रखा है तो, अगर पेपर में नहीं दे रखा है, नॉन आइडियल बोल रखा है तो ठीक है, आदर्श बोल रखा है तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप हमेशा क्या कंसीडर करोगे, आइडियल। अगर नहीं दे रखा है तो आइडियल माना जाएगा, दिख रहा है, अगर नहीं दे रखा है तो आइडियल माना जाएगा, आदर्श माना जाएगा जाएगा। ठीक है ना मेरी बेट, तो आदर्श माना जाएगा। हमने बोला दो तरह के हो गए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ, अनंत लंबाई हो। लंबाई तो अनंत हो नहीं सकती, तो हम बोल देंगे डायमीटर बहुत स्मॉल हो जिससे लगे कि भैया लंबाई अनंत हो गई है। स्मॉल एन का मतलब, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एक एकांकी लंबाई में कुंडलियों की संख्या। कुंडलियों की संख्या, कुंडलियों की संख्या। तो आपने कहा ठीक है जी, ये क्या है, कुंडलियों की संख्या है एन, है ना। तो भैया जितनी लंबाई है उससे डिवाइड कर दो, यानी एन बराबर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है एल से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं स्मॉल एन। ठीक है, अगली बात, हो गया। अब हम निकालेंगे, हमारा कंसिड काम क्या है, अब मेरा काम है कि सेंटर में निकालना मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और बाहर निकालना मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। कुछ दिन पहले एक ने क्वेश्चन भी मुझसे बोला था कि भैया एक पाइप है, उस पाइप के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वैसे ही क्वेश्चन है। तो अगर मुझे इसके एक्सिस पर निकालनी है कितनी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगी, और एक बाहर निकालनी है इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी कितनी होगी, ये दो पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जरा समझते हैं क्या है, लेकिन इसके अलावा स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले समझना सोलोनॉइड होता क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं नॉन कंडक्टिंग के ऊपर, है ना, जो चालक नहीं होते उनके ऊपर लपेट दिए जाते हैं, तो वो एक सिलेंडर की तरह अंदर से दिख रहे होते हैं। बीच में एक एक्सिस इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस मान लेते हैं, इसकी लंबाई एल मान लेते हैं। आदर्श वो होते हैं जो अनंत कंसीडर होते हैं, पर अनंत तो हो नहीं सकता, आइडियल तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, डायमीटर बहुत छोटा कर देते हैं जिसकी वजह से लंबाई हमें अनंत अंदर से फील होती है, तो इसको हम आइडियल बोल दिया करते हैं। नॉन आइडियल का मतलब हुआ जिसमें हमारी कंसिडरेबल होती है, डायमीटर बड़ा होता है, तो ऐसे को बोलते हैं। और स्मॉल एन का मतलब होता है एन बाय एल, यानी कैपिटल एन बाय एल, और एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये लेंथ, ये टोटल टर्न्स जितने भी हैं, कुल संख्या, टोटल टर्न्स। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो अब से हम स्मॉल एन ही यूज करेंगे, इसलिए स्मॉल एन का भूल मत जाइएगा, ठीक है। मिटा देता हूं। चलिए भाई, अब हमारे लिए एक केस है। अब सोलोनॉइड कैसे कंसीडर होता है, तो एक बात, सोलोनॉइड इज कंसीडर्ड एज, मतलब इसको क्या माना जाए, क्या बोला जाए, ये करा ही क्यों है, कंसीडर्ड एज मैग्नेट। ये कैसे व्यवहार करता है, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। मैग्नेट समझते हो, ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है।
चुंबक, है ना, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। भाई मेरे ये मैग्नेट की, अब हम बोले भैया मैग्नेट की तरह कैसे कर दिया, हम कैसे मान ले मैग्नेट की तरह कर दिया। अब क्या होता है, अगर मैं इस मैग्नेट को हवा में लटका दूं, मान लो मैंने इसको कैसे भी करके धागे से पतले से बांध के हवा में लटका दिया, अब मैं ये देखना चाहता हूं इस मैग्नेट के साथ होगा क्या, मैग्नेट या सोलोनॉइड के साथ होगा क्या। अब जैसे हम सोलोनॉइड को छोड़ेंगे, अब ये सोलोनॉइड गोल गोल घूमेगा और ये देखा जाएगा कि सोलोनॉइड अपनी आप दिशा ले लेगा, यानी इफ सस्पेंडेड फ्रीली। क्या चीज, सस्पेंड का मतलब समझते हो, वो वाला सस्पेंड नहीं, सस्पेंडेड फ्रीली मतलब हवा में खुले में लटका दिया जाए। सस्पेंडेड फ्रीली अगर इसे लटका दिया जाए, इट विल कम टू रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यह पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा में आ जाएगा, यह पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी of earth direction, come to the rest in the direction of earth magnetism, पृथ्वी की डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है उसकी दिशा में आ जाएगा। यानी जैसे अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो अपने आप कैसे जमा हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ऐसे जमा हो जाएगा, है ना। हम जानते हैं इस बात को, फिगर से भी बना के बताता हूं। देखो अर्थ मैग्नेटिज्म अभी हमारा टॉपिक है ना, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ आपको ज्यादा बता नहीं पाएंगे, तो मैं होता नहीं है, परंतु मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, इसका साउथ पोल है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है। पृथ्वी का चुंबकत्व तो ऐसे ही होता है, पृथ्वी का क्या होता है, साउथ ऊपर होता है, तो आप बोले भैया नॉर्थ ऊपर होता है। बेटा वो तो ज्योग्राफिकल है ना, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करूं, चुंबकत्व की बात करूं, चुंबक के पोल की बात करूं, तो हमारे पृथ्वी का साउथ पोल ऊपर होता है, नॉर्थ पोल ऊपर होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे बताएंगे। तो अगर आप सोलोनॉइड लटका दोगे तो आप ये देखोगे सोलोनॉइड अपने आप कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये थोड़ा सा ठीक है चलो कोई नहीं, अपने आप सोलोनॉइड कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, यानी सोलोनॉइड अपने आप इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, और पृथ्वी के डायरेक्शन में कौन अरेंज होता है, मैग्नेट ही तो अरेंज होता है। अगर हम मैग्नेट को लटकाते थे, मैग्नेट ही तो लटक जाता था ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या बन रहे हैं, इसके पोल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ध्रुव बन रहे हैं। यानी अगर पृथ्वी का साउथ यहाँ है तो यहाँ क्या बन रहा होगा, नॉर्थ बन रहा होगा, और अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ क्या बन रहा होगा, साउथ। तो सोलोनॉइड काम क्या करती है, तो सोलोनॉइड एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म। इफ करंट इज रिवर्स्ड, यदि धारा को उल्टा कर दिया जाए, धारा को उल्टा कर दिया जाएगा मतलब क्या हुआ, अभी ऊपर से करंट निकल रहा था, अब की बार अंदर से करंट, नीचे से करंट निकले, उल्टा कर दो करंट को, बैटरी उल्टी कर दो, तो अब की बार यहां से करंट आएगा ऊपर जाएगा, यहां से करंट आएगा ऊपर जाएगा, यहां से करंट आएगा ऊपर जाएगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन को क्या होगा, मत करो, हाँ, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा, तो अगर करंट रिवर्स कर देंगे तो इट विल रिवर्स इट्स पॉइंट बाय 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या, समझो मेरी बात, अगर करंट उल्टा कर दोगे तो जो पहले नॉर्थ यहां बन रहा था, साउथ यहां बन रहा था, अब ये क्या बनने लगे, यहाँ साउथ बनने लगे या नॉर्थ। यानी ये मैग्नेट क्या करेगी, ये जो सोलेनॉइड है ये क्या करेगी, उल्टी जमा हो जाएगी 180 डिग्री पर घूमकर। मतलब ये कैसे व्यवहार करेगी, एज इट इज करेगी जैसा हमारा चुंबक व्यवहार करती है। यानी सोलेनॉइड लगभग वैसा ही काम करती है जैसा मेरा चुंबक व्यवहार करती है। तो कैसे व्यवहार करती है, मैग्नेट की तरह, सिंपल सी बात है। तो कैसे बन जाती है, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। अब हमारा काम क्या है, मेरा काम है कि किसी पॉइंट P पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और कभी बाहर कहीं पर भी कितनी होगी। दोनों पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, बता दूं, चलो चलो भैया, अब हमारे लिए थोड़ा सा आपको और इमेजिन करना पड़ेगा। एक बात मेरी भाई समझना, एक मेरी बात समझना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया। कैसे काटा, तो अगर आप एक गाजर ले लें या मूली ले लें और आप कहें कि मैं गाजर या मूली को बीच में से काट दूं, अगर मैं बीच में से काट दूं तो इसका जो हिस्सा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सामने से, और पीछे की तरफ से कैसा होगा, गोल होगा।
समझ रहे हो? आप क्या करो, बीच में से ऐसे काट दो, एग्जैक्टली बीच में से काट दो। तो अगर आप बीच में से काट देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, अगर आप सोच के देखो, मैं सोलेनॉइड को ठीक बीच में से काट दूं, ठीक बीच में से मतलब एकदम बीच में चाकू लेकर और चाकू से बीच में से आरी से काट दूं, तो इमेजिन करो कि कैसा दिख रहा होगा। तो इमेजिन करो कैसा दिख रहा होगा, तो आप ध्यान से देखना, ये सोलेनॉइड जो ऊपर वाला होगा, ये बहुत पास पास होते हैं वायर्स, अगर मैं बीच में से कट कर दूं, अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो ऐसा है, सही नहीं बना, बनेगा, चलो हमने लोग बीच में से कट कर दिया। अब अगर ऐसे काटोगे तो ध्यान से देखो, बाहर से करंट यहां ऊपर वाले पॉइंट से, ऊपर से करंट निकल रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से करंट निकल रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से करंट निकल रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से करंट निकल रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, यानी सारा करंट कहां से निकलता है, ऊपर से निकलता है। और निकलने वाली चीज को हम क्या लिखते हैं, डॉट से। तो ऊपर से करंट निकलता है, नीचे से करंट जाता है, ऊपर से करंट निकल रहा है, नीचे से करंट जा रहा है, ऊपर से करंट निकल रहा है, नीचे से करंट जा रहा है। एक सेकंड देना, मुझे और चीज भी समझानी है। ठीक है जी, ऊपर से करंट निकल रहा है, नीचे से करंट जा रहा है। मैं समझाने के लिए इसको दूर दूर ले रहा हूं, पर बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। मैंने बोला ऊपर से करंट निकलता है और आगे की तरफ से चला जाता है। यहां पर क्या हुआ, क्रॉस, यहां से क्रॉस, यहां से क्रॉस और यहां से क्रॉस। ये सेम फिगर है, बीच में से कट करोगे तो ऊपर से करंट निकलेगा और अंदर को घुस जाएगा, फिर पीछे से आएगा, फिर अंदर से घुस जाएगा। ये सर्कल जैसा है ना, ऊपर से अंदर से, ऊपर से करंट निकला, अंदर गया, फिर ऊपर निकला, फिर अंदर निकला, इस तरीके से आ रहा है। तो करंट यहां से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है। सोचकर देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड की कैसी लाइंस होंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हम बता सकते हैं, कैसी होगी। मेरी बात समझना, सामने से अगर मैं बात करूं तो मेरी बात समझना, सामने से करंट ऐसा आया है और करंट की लाइन ऐसी है। इमेजिनेशन है आज ज्यादातर चीज। देखो, ये ऐसे आया है और ऐसे गया है, फिर ऐसे घुसा है अंदर, यहां से आया है और यहां से गया है करंट। सोलेनोइड आगे वाली यही तो थी, आगे से निकलकर अंदर की तरफ गई है, यहां से निकली और यहां से गई। अब मेरी बात समझना, यहां से अगर यहां से निकली और यहां से गई, तो ये क्या है, बीच में जो आगे वायर होंगे वो ऐसे ही होंगे। अब मैं क्या करूं, इसमें करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ करूं ऐसे, मैं अंगूठा रख लूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट यहां से आया और यहां जा रहा है। हमने कहा ये करा मैंने, और ये करके मैंने क्या किया, फिंगर को मोड़ा, और जैसे मैं फिंगर को मोड़ा, करंट की डायरेक्शन की वजह से मोड़ा, तो मैं ये पता लगाऊंगा कि अंदर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, उसकी दिशा होगी। ये डायरेक्शन तो जानते हैं ना, मैं राइट हैंड पाम रूल से, अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है ना भाई, भाई 12वीं में पढ़ना चाहिए था, बहुत जरूरी चीज थी। चलो दोबारा से देख लो, दोबारा बताता हूँ क्या है। बाहर से अगर करंट आया तो करंट इस तरीके से अंदर घुसेगा, तो अगर जब बाहर से करंट निकल रहा होगा तो ये ऐसे में होगा, आगे वाले वायर में। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहूँ तो मैं अंगूठे को डायरेक्शन में रखता हूँ करंट के, और मैं अपनी फिंगर को मोड़ता हूँ, फिंगर को मोड़ूंगा तो मतलब मेरे को ये पता चल रहा है कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी। इसी प्रकार से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी और एंड पॉइंट पर इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरी क्या हुई, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा हुई मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना, डायरेक्शन निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस तरीके से निकलेगी। अब हर जगह पर अलग अलग है, जरा ध्यान से देखना। और अगर इस वाले पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पर जो सामने से कटा हुआ था, इस वाले पॉइंट पर बात करें तो कैसी होगी, तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं कैसी होगी, तो इस वाले पॉइंट पर यहां पर करंट क्या है, ऐसा है, यहाँ पे करंट क्या, एग्जैक्टली इसी वाले पॉइंट पर करंट कैसा है, ऐसा है, यहाँ ऐसे जा रहा है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूँ ऐसा है, तो अगर मैं अंगूठा रखूँ इस डायरेक्शन में और अंगूठा रखूँ इस डायरेक्शन में आपकी तरफ, और अंगूठे को उंगलियों को मोड़ूँ, तो उंगलियों को मोड़ने के बाद करंट की डायरेक्शन कैसी निकल रही है, तो आप देखोगे जस्ट एग्जैक्टली इस जगह पर जो करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी। नहीं समझ में आया? यहां से करंट निकला, यहां पे करंट निकलेगा तो यहां कैसी होगी, ऐसे में होगी। तो यहां पर इधर पर जस्ट एग्जैक्टली इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऐसी होगी। ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड्स, तो आपने बोला ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, यहां ऐसी होंगी।
नीचे की तरफ बात करूं तो नीचे क्या जा रही है, अंदर जा रही है। अंदर जा रही है तो अंदर अंगूठा रखूंगा, अंदर अंगूठे को घुमा दूंगा तो मेरी फिंगर कर्ल करेंगी। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूं कि इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी। इधर पे भी कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इधर पे भी कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इधर पे भी कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अंदर कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मुझे किसी बिंदु पर निकालना है, मान लीजिए इस फिगर, मेन फिगर को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है जी, इस वाले फिगर को मिटा रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे एक्सिस पे निकालना है, तो चलो एक्सिस पे, ये तो था मेरा फिगर, और अब मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहां पर, एक्सिस पर। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली भी लिखा सकता था, लेकिन फिर भी आपको समझाना जरूरी था। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अक्ष पर, बीच सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी आपके पेपर के लिए, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। आप चाहे तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, परंतु याद रखने के लिए भी आपको थोड़ा समझना जरूरी है, वरना आप याद रखोगे तो गलती कर दोगे। तो हमने कहा ठीक है, एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। चलो भैया एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, 2 पॉइंट लिए थे, इन दोनों पॉइंट्स की एक्सिस में पता लगाना है, तो हमें बीच वाले से मतलब है, ठीक है। बीच में हमें डायरेक्शन पता ही है, बीच में डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है। पी पॉइंट सेंटर में भी ले सकते हैं, पर मैं थोड़ा कोने पे ले रहा हूं ताकि आपको चीज समझा सकूं क्या है। अब देखते हैं, आप चाहें तो वहां पे भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहीं पे कहां ले रहे हैं कहां नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका जो एंड है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो एंड है इसका, इस एंड को भी यहां से मिलाते हैं, क्योंकि एक वायर की तरह ही है, ये एक क्या है, वायर की तरह है। अगर मैं इसके एंड को मिला दूं एक, और एक आप इस वाले एंड को मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक है जी, दोनों एंड मिला दिए। अब क्या करना होता है, ये जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, हमेशा एंगल किससे बनता है, एक्सिस से। तो एक्सिस के साथ एंगल बनता है, ये हुआ, और पहली वाली लाइन का जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं θ1। इसको क्या बोलते हैं, θ1। और एंगल हमेशा किससे बनता है, एक्सिस से। तो एंगल कहां से होता है, ऑलवेज फ्रॉम एक्सिस, ऑलवेज फ्रॉम एक्सिस, अक्ष से नापा जाता है। तो अगर ये एक्सिस है, तो एक्सिस के साथ में जो पहला वाली लाइन का बन रहा है, जो पहला एंड है, पहले जो वाले कोले का जो बन रहा है वो क्या है, θ1, और बाद वाले का जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, θ2। ये यहां से यहां तक का क्या है, θ2, इस वाली लाइन, इस वाले एंड का एक्सिस से कितना है, θ2, और इस वाले एक्सिस से इस वाली लाइन का कितना है, θ1। आगे से लिया जाता है जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको अगर नोट डाउन कर लिया है तो अब तो आसान है। तो अगर मैं इस वाले पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोलूं कितनी होगी, तो एट पॉइंट पी जो निकलती है डेरिवेशन से, उसको आप लिख सकते हैं, पी पॉइंट पे इसकी निकलती है, बी बराबर होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 ni/2 इंटू, ये होती है साइन बड़ा एंगल φ1 माइनस छोटा एंगल साइन φ2। फाई लिखा है, थीटा लिखा है, थीटा लिखा है ना, ठीक है, थीटा लिख दो, θ1 माइनस थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई लिखो या थीटा लिखो। चलो, ये मेरी वैल्यू निकल कर आई। इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं। तो अगर मुझे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो उसकी वैल्यू निकल कर आती है μ0 ni/2 इंटू कॉस θ1 माइनस, सॉरी गड़बड़ कर दी, ये डेरिवेशन होता है तो ये कॉस थीटा बनेगा ना, गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, कॉस थीटा होगा, साइन तो मैंने पिछला वाला एंगल था, कॉस, तो हमने कहा cos θ1 माइनस cos θ2। अब मेरी बात समझना, स्मॉल एन कितना है, तो स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल n/l, ठीक है, कैपिटल एन। तो हमने बोला μ0 ni/2 इंटू कॉस θ1 माइनस cos θ2, ये वैल्यू निकलकर आती है किसके लिए, सोलोनॉइड के लिए। किस पर, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है एक्सिस पर। तो अगर मुझे कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक्सिस पर निकालनी है तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका यही निकल कर आएगा। इस तरीके से मैं कभी भी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकता हूं। तो अगर मैग्नेटिक कहीं पूछी जाए ना तो उसका आंसर यही होगा। पर आप कहेंगे सर हमने तो ये याद नहीं किया, आपने याद नहीं किया, मैं आपकी बात बिल्कुल से सहमत हूं, क्योंकि ये जो केस है किसका है, नॉन आइडियल का है। अगर पेपर में बोल देगा कि नॉन आइडियल है तो आपको यही चीज यूज में लानी है। लेकिन अगर आइडियल होता तो क्या होता, आदर्श होता तो कितना होता, तो आदर्श होता तो आदर्श के लिए भी लिख लेते हैं,
ठीक है। अगर आइडियल केस होता, आदर्श होती, नहीं दे रखी है पेपर में तो आइडियल ही माननी है, पेपर में दे रखा है नॉन आइडियल तभी की बात है। अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो एक बात समझना, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता तो ये कितनी जाती, ये भी इन्फिनिटी 90 हो जाता, और ये थीटा भी कितना हो जाता, 90 हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो, ये दोनों थीटा क्या हो जाते, 90 90। अगर ये बहुत लंबा है तो ये थीटा कितना होता, लगभग 90 की तरफ होता। तो अगर आइडियल सोलेनॉइड होती तो थीटा 1 और थीटा 2 किसके बराबर हो जाते, 90 के बराबर हो जाते। सॉरी, अरे थीटा तो इसके साथ है, गड़बड़ कर दी। चलो, अगर मेरी आइडियल सोलेनॉइड होती तो मेरी बात समझना, अगर मेरी आइडियल सोलेनॉइड होती तो उस केस में इसकी जो वैल्यू बनकर आ जाती, उसकी जो वैल्यू बनकर आ जाती है, समझना, ये थीटा है। तो एक बात देखते हैं एक बार, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो थीटा 2 कितनी होगी, तो आपने बोला ये चीज कितनी जाएगी, इन्फिनिटी, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 180। अच्छा ठीक है, चलो दोबारा देखते हैं। हमने बोला कि इन दोनों की वैल्यू आइडियल सोलेनॉइड के केस में कितनी होगी, तो अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा वायर तो ये थीटा कितना चला जाएगा, तो थीटा 2 हो जाएगा 0। और अगर मैं थीटा 1 पुट करूंगा तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होगी, अब तो फिगर से जान लिया हमने क्या होगा। तो आपने बोला ये इन्फिनिटी तक है तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 0 की तरफ चला जाएगा ये वाला तो, और ये कितना चला जाएगा, लगभग 180 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं इस वाले में वैल्यू पुट कर दूं तो कितना निकलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आएगी म्यू नॉट ni/2 इंटू में हो जाएगा cos थीटा 1, cos थीटा 1 यानी cos 180 इंटू में कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, cos 0। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इस चीज को, मिटा दूं इसको, अरे मिटा नहीं सकता, इस फिगर को मिटा रहा हूं। अगर मैं आइडियल सोलेनॉइड की बात करूं तो और कितना निकल कर आएगा, तो इसकी बात करें तो बेटा बी निकल कर आएगा मेरा म्यू नॉट ni/2 इंटू में हो जाएगा -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस म्यू नॉट ni। ये वैल्यू होती है एग्जैक्ट, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहो सिर्फ तो इसकी वैल्यू निकलती है म्यू नॉट ni, और ये वैल्यू होती है मेरी किस चीज के लिए, ये वैल्यू होती है मेरी, इस प्रकार से लिखी जाती है। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द एक्सिस ऑफ अ आइडियल सोलेनॉइड, जबकि अगर आइडियल नहीं होता तो उसके लिए वैल्यू होती है म्यू नॉट ni/2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये दोनों वैल्यूज निकल कर आती है, ये नॉन आइडियल केस के लिए, ये आइडियल केस के लिए, दो वैल्यूज निकल रही हैं। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा कि किसी भी सोलेनॉइड के एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, म्यू नॉट ni होती है, हमेशा याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। अब बात करते हैं कि एंड पर कितनी होती है, किसी भी एक किनारे पर कितनी होती है, एक किनारे पर कितनी होती है। चलो मिटा दूं, चलो ये तो हो गए दोनों केस, आइडियल नॉन आइडियल केस भी हो गया। और अब लिख रहे हैं एट द एंड, एंड का भी मतलब बता दूं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के एंड पॉइंट यानी अंतिम बिंदु पर कितनी होगी, जैसे ये इसका एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट पर कितनी होगी। चलो भाई, ठीक है, एंड पॉइंट पर कितनी होगी। अब मेरी बात समझना, अगर एंड पॉइंट मानकर चलूं तो आइडियल सोलेनॉइड है, एंड पॉइंट मानकर चलूं तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए ही, आइडियल की, आदर्श के ही, तो एक एंगल की बात करें तो मेरी बात समझना, एक एंगल तो यहां पर तो इन्फिनिटी तक है, तो ये एंगल तो आपका 180, वो 180 चला जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपके पास 90 चला जाएगा। तो आप इसकी अगर वैल्यू को लिखेंगे तो मुझे पता है बी का हमने फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट ni/2 इंटू में था cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, एक पॉइंट पे चले गए तो ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी चला गया, ये वाला पॉइंट तो सेमी इनफाइनाइट है, एक पॉइंट इन्फिनिटी, एक पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इस फॉर्मूले को और लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ni/2 अंदर थीटा 1, याद करो थीटा 1 इस साइड का एंड होता था, इस साइड के एंड की बात करें तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई कॉस, इस साइड की वैल्यू तो 180 रहेगी, माइनस इस साइड की वैल्यू कितनी चली जाएगी 90, कॉस 90 कितना होता है 0। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो b निकल कर आएगा माइनस म्यू नॉट ni/2
इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा बी इक्वल्स टू निकलेगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, जिसमें से एन की वैल्यू वही वही है कैपिटल एन बाय एल। तो सोलोनॉइड जो केस होता है बेसिकली यही केस होता है। तो सोलोनॉइड में तीन केसेस बनते हैं। पहला नॉन आइडियल केस, आदर्श, जो आदर्श नहीं होता, उस केस में वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अगर आइडियल की बात कर रहे हैं तो आइडियल में एक्सिस पर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो एक्सिस पे निकल कर आता है म्यू नॉट एन आई, हर जगह पर कांस्टेंट होता है म्यू नॉट एन आई, कोई पीवी पॉइंट नहीं होता, हर पॉइंट पर हमेशा। अगर एक पॉइंट एंड पॉइंट कर देंगे, एक अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु पर निकलता है म्यू नॉट एन आई बाई टू। ये तीन पॉइंट निकल कर आते हैं। किस तरीके से निकलते हैं मैंने आपको निकाल कर भी बता दिए हैं। इस तरीके से हम सोलोनॉइड नाम का टॉपिक को पढ़ते हैं। मैं फिर से फिगर बनाकर आपको बता देता हूं, लिख लीजिए, ठीक है। हो गया नोट, मिटा दूं? चलिए, सभी फिगर्स को सभी को लिख भी दूंगा दोबारा से, ताकि आपको सारी चीजें याद रहें। नोट जरूर बनाते जाइए ताकि कभी भी आप अटके नहीं किसी भी चीज में। चलिए, सोलोनॉइड थी, अब रट्टा मारने वालों का काम आ गया। चलिए, नहीं जानना चाहते, नहीं जानना चाहते हैं कैसे क्या हो रहा है, तो कैसे? आपने कहा ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहीं पर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। एंड पॉइंट पर, अंतिम बिंदु पर बात करें तो अंतिम बिंदु पर होती है बी बराबर म्यू नॉट एन आई बी। यकीन मानिए अगर आपने ये सब चीजें लिख ली ना, आप कभी भूल नहीं पाओगे इस चीज को। और बाहर का पॉइंट, बाहर के पॉइंट कहीं पर भी ले तो बी की वैल्यू होती है 0। ये मेरे तीन केस हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये सोलोनॉइड का केस बनता है हमारे टॉपिक पर। ये मेरे सोलोनॉइड का इंपॉर्टेंट केस। नॉन आइडियल की बात कर लेते हैं। नॉन आइडियल मैंने आपको बताया था जिसका इनफाइनाइट ना माने या फिर डायमीटर बड़ा हो। तो नॉन आइडियल के केस में बी की वैल्यू होती है एट द एक्सिस, निकल कर आती है म्यू नॉट एन आई बाई टू, इंटू में होता है कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। थीटा वन और थीटा टू मैंने आपको बताया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, आपके लिए अब बहुत आसानी होगी। आपके लिए बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करना और निकालना। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at point P of non ideal solenoid, यानी आदर्श सोलोनॉइड के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान कितना रहा होगा। ये वैल्यू है, कितना रहा होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आ रहा है समझ। चलो भाई देखना, अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है कि नॉन आइडियल बोल दिया गया है मुझसे। नॉन आइडियल अगर कहा गया है तो नॉन आइडियल के लिए हमें पता है वैल्यू होती है एक्सिस पर म्यू नॉट एन आई बाई टू, इंटू में होता है कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। भाई आपने मैथ्स ली है, आपने कांटों का ताज पहना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम पास नहीं कर सकते यहाँ पर, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। ये नहीं है कि हलवा थोड़ी ना है कोई चीज़, कंपटीशन। अगर आपको डर लगता है तो आपको कुछ और चूज करना चाहिए था। तो यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई है। म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मुझे पता है थीटा वन क्या होता था, ये कहलाता था मेरा थीटा टू, याद कीजिए, और ये कहलाता था पूरा थीटा वन। मुझे तो ये दोनों 30-30 दे रखे हैं, पर मुझे थीटा टू तो पता लग गया है कि इस क्वेश्चन में कितना है। तो थीटा टू की बात करें, दिख रहा है आपको आंसर?
नहीं दिख रहा, चलो आपने थीटा टू की वैल्यू कितनी है, तो थीटा टू तो हमें दे रखा है कितना 30 डिग्री, लेकिन थीटा वन की वैल्यू नहीं दे रखी है। थीटा वन आपको पता लग सकता है कितना, अगर ये 30 है ये भी 30 है तो ये वाला एंगल, सॉरी ये 30 है, ये वाला एंगल कितना रहा होगा, तो 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो 150 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये 30 ये 30 ये 180 टोटल है ना, तो 130 में से 180 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 150। तो थीटा वन कितना होगा 150, इसको यहाँ पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा वन यानी कॉस 150 माइनस में हो जाएगा कॉस का 30 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया जाएगा। तो नॉन आइडियल, आइडियल, सोलेनॉइड, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे चुंबकीय हमेशा जीरो, एंड पॉइंट पे पूछे म्यू नॉट एन आई बाई टू, सेंटर पे पूछे एक्सिस पर पूछे तो म्यू नॉट एन आई, आपने बोला नॉन आइडियल के पूछे म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बस इतनी ही बात, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा। ये मेरा ये टॉपिक था, नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर देखते हैं। ठीक है, मिटा दूं? चलिए एक और पॉइंट, ज्यादा नहीं है, एक पॉइंट और है, यह है आपका टोरॉइड का। टोरॉइड एक्चुअली में है क्या? टोरॉइड नाम बहुत अच्छा है, टोरॉइड है क्या? तो टोरॉइड भी सोलेनॉइड है। टोरॉइड कोई नई चीज नहीं आ गई, सोलेनॉइड है। इट इज अ बैंड सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड था है ना, परिनालिका जो भी थे, सोलेनॉइड का बेंट इनटू अ सर्कल। अगर आप इसको सर्कल में मोड़ दें, वृत्त बना दें, गोल मोड़कर गोल कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? बेंट इनटू अ सर्कल फॉर्म्स टोरॉइड। तो ये क्या होता है? टोरॉइड होता है। तो बहुत बड़ा केस नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग बातों की बात करते हैं, परंतु हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी है। चलो होता क्या है, तो आपने कहा ठीक है जी, सपोर्ट करने के लिए हमें पता है उसमें भी नॉन कंडक्टिंग था, इसमें भी नॉन कंडक्टिंग डालना पड़ेगा, एक बीच में सर्कल टाइप का। तो हमने बीच में एक पाइप लगा दिया, पाइप जानते हैं पानी का पाइप, तो वैसे ही पानी का पाइप लिया नॉन कंडक्टिंग और उसको दोनों साइड से जोड़ दिया। अब हम क्या करें इस पाइप पर? तो हमने इस पाइप पर क्या किया, फिगर अच्छा नहीं बना, हमने कहा ठीक है फिगर बन नहीं रहा आज, चलो कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है, ये पाइप लिया, पाइप को हमने दोनों साइड से जोड़ दिया। अब हम क्या करें, अब हमने क्या करना है, तार लपेटना है बिल्कुल टाइटली। हमने कहा ठीक है टाइटली बांधना है, ठीक है आपको तार लपेटना है इसके ऊपर, और तार कहीं पे छोड़ना नहीं है, पूरे में लपेट दो। इसके लिए हमें केसेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो एंड निकल कर आ जाएंगे, इन दोनों एंड को आपको क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। सेम केस, कोई खास दिक्कत नहीं है। ये मेरा बन गया टोरॉइड। तो सोलेनॉइड का ही गोल फॉर्म क्या कहलाता है, टोरॉइड कहलाता है। हमारे 3 पॉइंट टोरॉइड के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, सेंटर में या किसी भी बिंदु पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस एंड पॉइंट पर कितनी होगी और इस पॉइंट पर कितनी होगी। 3 पॉइंट मान लिए, तीनों को नाम दे देता हूं, P, Q और R। तीनों पॉइंट पे बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। चलिए, इनसाइड टोरॉइड, पहला केस इनसाइड टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर कितनी होगी। देखिए इनसाइड टोरॉइड कितनी होगी। देखो भाई, अगर मैं टोरॉइड की बात करता हूं, ठीक है ठीक है, टोरॉइड की बात करता हूं, तो टोरॉइड में मेरी
केसेस क्या हैं टॉरॉइड में? अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे पता है भैया एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा सकते हो या बायो-सैवर्ट लॉ लगा सकते हो, दोनों चीज़ों को लगा सकते हो। एम्पियर्स सर्किटल लॉ की बात करें तो हम अगर एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाएं तो पता है बी डॉट ई डी बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अगर मैं बोलूं कि अंदर कोई करंट है क्या इसके अंदर, अगर मैं बोलूं इसके अंदर करंट की बात करूं तो यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लिया, इसका एक सर्कल बनाया, तो यहाँ पर कोई भी सर्कल बनाए तो इसके कोई अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर अंदर टॉरॉइड की बात करें तो अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मैं आपको बता भी देता हूँ क्यों आई है, क्योंकि बी डॉट डी एल जो होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई, और यहाँ पर आई इनसाइड कितना है? अंदर कोई करंट ही नहीं है, तो करंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी? आपकी बी की वैल्यू भी कितनी निकलेगी? 0 निकलेगी। तो इसके अंदर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंदर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती नहीं है ना, अंदर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता नहीं होती है। अब हमारे पास आया क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट पे क्या होगी? एट पॉइंट क्यू, नहीं एट पॉइंट आर लिखते हैं पहले, क्योंकि क्यू तो हम बता ही देंगे। एट पॉइंट आर, अगर मुझे आर निकालना है तो फिर से हमने कहा आर के चारों तरफ एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता था? चारों तरफ एक सर्कल बनाया, और सर्कल बनाया, डीएल लिया, करंट की डायरेक्शन वही सब कुछ। अगर मैं इसकी बात करूं एट पॉइंट आर, तो अगर मैं डीएल की बात करूं तो फिर से लगाता हूं डीएल, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। और अब की बात करें तो अभी भी आई इनसाइड, आई इनसाइड कितना है? अभी भी आई इनसाइड की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू 0। आप बोले सर एक बात बताओ, अंदर इनसाइड कैसे 0 हो गया इसके अंदर? आपने बोला आर के अंदर तो आई है ना करंट, तो फिर 0 कैसे हो गया? देखो भाई अंदर भी 0 है, कैसे है मैं आपको बताऊं, दिमाग लगाओ कैसे है। इधर से करंट निकल रहा है, यहां से करंट जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, यहां से करंट जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, यहां से करंट जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, यहां से करंट जा रहा है। और मैंने आपको बोला था अगर करंट अंदर की बात करें तो अंदर होता था आई इनसाइड का, मतलब मैंने एक रिलेशन भी बताया था कि दो करंट आ रहे होंगे तो दोनों करंट अपोजिट थे, तो मैंने लिखा था I1 माइनस I2। वास्तविकता में यहां से करंट निकलने वाला अंदर वाले जाने को करंट को कैंसिल कर देता है, यहां से निकलने वाला अंदर वाले को कैंसिल कर देता है, यहां से निकलने वाला अंदर को कैंसिल कर देता है। और इसकी वजह से इस आर के अंदर किसी भी पॉइंट पर अंदर नेट करंट कुछ नहीं निकलता, इसलिए अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। यानी आर पॉइंट हो या बी पी पॉइंट हो, दोनों पॉइंट पर बी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टॉरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है और अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है। बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है क्यू। क्यू की बात बता देता हूं, क्यू की वैल्यू कितनी होती है लिख लेते हैं यहां पर। और अंदर की तरफ कितनी होती है अगर मैं बात करूं, मिटा दो इस फिगर को, नहीं फिगर तो नहीं मिटा पाएंगे, हमें इनसाइड वाला केस मिटाना पड़ेगा जहां हमें याद है कि 0 होती है। अगर मैं एट पॉइंट क्यू की बात करूं कितनी निकलेगी, तो एट पॉइंट क्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो क्यू पॉइंट पे निकलती है बी इक्वस टू म्यू नॉट एन आई। पर मैं म्यू नॉट एन आई याद नहीं करता, इसे याद मत रखो, या याद रखना चाहते तो याद रख लो, पर मैं बोलूंगा इसे याद ना करके आप दूसरा रिलेशन याद रखो। कौन सा रिलेशन याद रखो? अगर मैं यहां पर स्मॉल एन की बात करूं कितना है, तो मेरे बेटा स्मॉल एन यहां पर कैपिटल एन बाय एल है, और लेंथ कितनी है? लेंथ तो भैया 2 पाई आर के बराबर है ना। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस रिलेशन को याद रखो ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पर हमेशा और हमेशा स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन बाय 2 पाई आर ही आएगी। सोलोनॉइड में अपॉन में एल आ रहा था, लेंथ कितनी भी हो सकती है, पर यहां पर तो भैया 2 पाई आर ही आएगी, तो यहां पर हमेशा और हमेशा एन अपॉन 2 पाई आर ही होगा। मैं कहूंगा कि आप हमेशा इस रिलेशन को याद रखो, इसको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस तरीके से हम 3 वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 3 केसेस पढ़े हैं आज, मैंने सोलोनॉइड पढ़ा है, टोरॉइड पढ़ा है, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स भी होंगे। बाकी सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज का ज़्यादातर जो टॉपिक था वो आपका इमेजिनेशन पे था, आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। कहीं अगर दिक्कत आती तो हमारी 12वीं क्लास 11वीं क्लास की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ते जाए, है ना। और इसके अलावा आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, 2 बार देखें 3 बार देखो, आपको सभी चीज़ें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है और छोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आप बोले भैया स्किप कर सकते हैं क्या सर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, फिजिक्स में पढ़ना सब होता है, ठीक है। मिटा दें, बस करते हैं आज के लिए, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। सभी जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, जरूरी है।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्वेश्चंस आप लग जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ना हो, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इससे ना आए, है ना। 100% गारंटी है आपके सारे क्वेश्चन इसी में से होंगे, है ना। हर चीज़ आपकी पढ़ी हुई होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपसे कहीं पर भी स्किप हो जाए। सारे मार्क्स, टोटल मार्क्स के लिए प्रयास कीजिएगा, रैंक के लिए प्रयास कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर एक ही ट्राई मारना है तो बहुत बढ़िया के लिए मारें, है ना। तो इसके लिए चलिए बस करते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।